चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में जब बिहार की धरती पर इतिहास गढ़ा जा रहा था। ये कहानी है उस युग की जिसे आग और लोहे ने मिलकर शक्ल दी। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। कोई विचार, कोई संस्कृति या जीने का एक पूरा तरीका एक विशाल नदी को कैसे पार करता है? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और थोड़ी अजीब लगने वाली कहानी में छुपा है। कहते हैं कि उसे एक राजा ने अपने मुंह में एक पवित्र अग्नि के रूप में लेकर पार किया। सुनने में अजीब है ना? आइए इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला अध्याय एक पौराणिक कथा से शुरू होता है। ये कहानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से ली गई है, जो बताती है कि वैदिक संस्कृति का फैलाव बिहार तक हुआ कैसे। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा माधव विदेग और उनके पुरोहित गौतम राहुगण सरस्वती नदी के किनारे से पूर्व की तरफ एक सफर पर निकलते हैं। राजा के मुंह में है पवित्र अग्नि। जैसे ही पुरोहित अग्नि का नाम लेते हैं, वो राजा के मुंह से निकलकर जमीन पर आ जाती है और फिर ये अग्नि आगे आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते के सारे जंगल जलाकर राख कर देती है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो सदानीरा नदी तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन अग्नि इस नदी को पार करने से इनकार कर देती है और इस तरह ये नदी एक कुदरती सरहद बन जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पौराणिक सदानीरा नदी आज की गंडक नदी ही है। ये एक छोटी सी बात उस कहानी को सीधे सीधे आज के भूगोल से जोड़ देती है और ये भी बताती है कि कैसे ये नदी बाद में कोसल और विदेह राज्यों के बीच की सीमा बनी। तो ये तो हुई कथा की बात, लेकिन इस पौराणिक अग्नि के पीछे की असली ताकत क्या थी? वो क्या चीज थी जो असल में जमीन तैयार कर रही थी? चलिए अब मिथक से हकीकत की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। जहां कथा में पवित्र अग्नि जंगलों को साफ करती है, वहीं इतिहास बताता है कि असली हीरो कोई और था। देखिए, उस जमाने की सबसे बड़ी चुनौती थी गंगा के घने अभेद्य जंगल, और उन जंगलों को काटने का, उन पर काबू पाने का एक ही जरिया था, लोहा। वैदिक ग्रंथों में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। करीब 1000 ईसा पूर्व जब ये तकनीक सामने आई तो इसने सब कुछ बदल दिया। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करना मुमकिन हुआ और लोहे के फाल वाले हलों ने खेती में जैसे क्रांति ला दी। तो हम कह सकते हैं कि पौराणिक अग्नि असल में तकनीकी लोहे का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक थी। और ये सारी जानकारी हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से, जो इस पूरे दौर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। ये हमें उस सांस्कृतिक और तकनीकी बदलाव की आंखों देखी कहानी बताता है। इस बड़े बदलाव के बाद बिहार की जमीन पर 3 महान और अपनी अपनी पहचान वाले राज्य उभरे: विदेह, मगध और अंग। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। हर राज्य का अपना एक अलग ही मिजाज था। विदेह जो था वो दार्शनिकों और ज्ञानियों का गढ़ था। मगध को बाहरी लोगों की जमीन माना जाता था, मतलब वो जो मुख्य धारा की वैदिक परंपराओं से थोड़ा अलग चलते थे। और अंग वो सबसे पूर्वी सरहद पर बसा हुआ राज्य था। विदेह की राजधानी थी मिथिला और ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ के राजा थे जनक, हाँ वही सीता के पिता। उनकी राजसभा में याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी जैसे महान विचारकों के बीच जबरदस्त दार्शनिक बहसें होती थीं। और कमाल की बात देखिए, यही राजशाही आगे चलकर दुनिया के पहले गणराज्यों में से एक वज्जी संघ में तब्दील हो गई। अब बात करते हैं मगध की। यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा जाता था। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो वैदिक रीति रिवाजों और वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह नहीं मानते थे। इसी वजह से उन्हें मुख्य धारा से थोड़ा अलग समझा जाता था। लेकिन वैदिक संस्कृति ने उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया। एक खास अनुष्ठान होता था जिसे व्रात्य स्तोम कहते थे। ये अनुष्ठान मगध के लोगों को औपचारिक तौर पर वैदिक समाज का हिस्सा बनाने के लिए किया जाता था। ये उस दौर में सांस्कृतिक समावेश का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। तो इस युग की इन सभी घटनाओं ने आखिर भविष्य के लिए जमीन कैसे तैयार की? कैसे इन्हीं राज्यों की भूमि से भारत के पहले महान साम्राज्य का उदय हुआ? देखिए, ये सारी बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इनके सबूत हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया है। अथर्ववेद में पहली बार मगध और अंग का नाम आता है। शतपथ ब्राह्मण हमें उस विस्तार की पूरी कहानी सुनाता है और बृहदारण्यक उपनिषद हमें राजा जनक के दरबार की उन बौद्धिक बहसों की एक झलक दिखाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है,
इन तीनों राज्यों में से आखिर मगध ही सबसे ताकतवर बनकर कैसे उभरा? उसके पास ऐसा क्या था जो बाकियों के पास नहीं था? क्या था उसका गुप्त हथियार? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लोहा। जी हाँ, वही लोहा जिसने गंगा के मैदानों को बसाने लायक बनाया था। वही लोहा दक्षिण बिहार की जमीन में भरपूर मात्रा में मौजूद था। इस प्राकृतिक संसाधन पर कब्जे ने मगध को एक ऐसी सैन्य और कृषि ताकत दी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। लगभग 600 ईसा पूर्व तक आते आते वैदिक काल खत्म हो रहा था। बिहार में 3 ताकतवर महाजनपद स्थापित हो चुके थे, वज्जी, मगध और अंग। और लोहे की इसी ताकत के दम पर अब मगध बाकी सभी को जीतकर एक साम्राज्य बनाने की राह पर निकल पड़ा था। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत के पहले महान साम्राज्य का जन्म किससे हुआ? क्या वो मिथक की पवित्र अग्नि की सांस्कृतिक शक्ति से पैदा हुआ था, या फिर धरती के गर्भ से निकले उस कठोर लोहे की तकनीकी ताकत से? शायद सच इन दोनों के